हाँ, सो ये जो न्यू चीजें आई हैं आपके कोर्स में फाउंडेशन में, उसमें हम अब शुरुआत करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी। ये एक्चुअली तीनों जो पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एक सेपरेट एक्ट है, 1881 में आया था ये। और लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये 2008 का एक्ट है। तो ये दो अलग कानून हमको पढ़ने हैं। ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। अभी तक आपको आधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, ये थोड़ी बहुत चीजें जो बची कुची थी स्पेशल टाइप से आपको नहीं पढ़ाया जाता था, बट अब ये साल से आपको ये भी पढ़ना है। तो इंडेमनिटी का मतलब है नुकसान की भरपाई करना, टू रियम्बर्स और पे बैक द लॉस, इसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी। और गारंटी का मतलब होता है जो दूसरे की आंटी होती है, अपनी आंटी गारंटी नहीं, वैसा नहीं होता। गारंटी मीन्स जब एक व्यक्ति कोई चीज की गारंटी देता है कि आप अगर लोन लेके आ रहे हैं और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये लोन वापस करेंगे, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ये कैसे होता है, इसमें कितनी पार्टीज होती हैं, क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज होती है, ये सब चीजें हमको समझना है। तो पहले इंडेमनिटी देखेंगे, फिर गारंटी देखेंगे। एक्चुअली इंडेमनिटी इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक एंड गारंटी इज अ डिफरेंट टॉपिक। सो दोनों में एक दूसरे का वैसे कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में एक छोटी सी इंडेमनिटी जुड़ी हुई होती है, लेकिन इंडेमनिटी एक सेपरेट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसको समझने के लिए हम पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर समझेंगे और फिर रीड करेंगे। बहुत ही आसान। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, एक व्यक्ति होता है, जैसे समझो मैं हूं, मुझे बड़ी फिक्र है कि यार मेरी कार को कुछ हो गया, तो इतनी महंगी कार है मेरे पास, ऑडी R8 मैं लेके नहीं आता, पड़ी है घर पे धूल खाते हुए। कार रखी हुई है। अब मुझे बड़ी चिंता होती है उसको चलाने के लिए, मेरे को लगता है यार कुछ हो गया तो फालतू, इतनी महंगी कार है, लॉस हो जाएगा, तो इसलिए मैं निकालता ही नहीं घर के बाहर। तो काफी डर लगता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूं और इंश्योरेंस कंपनी को बोलता हूं कि भैया देखो ये मेरी एक कार है, इस कार को तुम इंश्योर करा दो, तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि यू विल सेव मी फ्रॉम द लॉस। वो बोलता है ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे प्रॉमिस करती है, promises to save from loss। वो मुझे वादा कर रहे हैं कि हम तुमको नुकसान की भरपाई करके देंगे अगर कोई नुकसान हुआ तो। क्या ये फुकट में भरपाई करेंगे क्या? तो नहीं, इसके बदले ये मुझसे मांगते हैं प्रेम। अरे प्रेम नहीं, प्रीमियम, कुछ भी। तो प्रीमियम, ये कुछ अमाउंट मुझसे लेंगे, पैसा लेंगे, और मुझे एग्री करेंगे कि अगर आपकी कार को कुछ होता है तो हम उसके नुकसान की भरपाई करके देंगे। तो ये प्रीमियम वैसे बहुत ही कम अमाउंट होता है, मान लो 2-3% का अमाउंट होता है, तो उतना भी नहीं शायद। जैसे समझो 15 लाख की कार है, उसमें प्रीमियम लगे तो 15,000 रुपए आ रहा है, समझो 15-20 हजार, तो 1% 2% का प्रीमियम लग रहा है सिर्फ। तो उतना पैसा मैंने इसको पे किया और इन्होंने मेरा एक रिस्क ले लिया कि अगर कल चलकर मेरी कार को कोई नुकसान होगा, डैमेज होगा, बच्चे खुराफाती होते हैं, जाके स्क्रैच कर रहे हैं, काड़िया कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो इसीलिए लेके नहीं आना। अगर ऐसा कोई भी लॉस होता है तो वो लॉस का ये लोग मुझे भरपाई करके देंगे। तो ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है, बट ये जो प्रॉमिस कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं इंडेमनिफाई करना, कि हम तुमको नुकसान से बचाएंगे। तो इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इसीलिए इंडेमनिटी नहीं होता क्योंकि उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको शायद कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पे कि लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी है क्या, तो आंसर इज नो। बट बाकी के सभी इंश्योरेंस इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें अगर मेरा नुकसान हुआ है, कार को डैमेज हुआ है, तो कंपनी मुझे उसका पैसा भर के दे रही है, तो उसकी भरपाई हो सकती है।
लेकिन कभी भी अपने लाइफ की भरपाई नहीं हो सकती। जैसे मैं अगर आज घर जाते हुए गचक गया, एक्सीडेंट हो गया और मैं स्वर्ग से धार गया, ऐसे केस में अब कितना नुकसान हुआ है ये नहीं निकाला जा सकता, और जब नुकसान नहीं निकाला जा सकता तो उसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। हो सकता है कि नुकसान बहुत ही ज्यादा हो गया, मेरे घर वालों का नुकसान हुआ, आपका नुकसान होगा, कैप्स का नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा, बस बट उसको मॉनेटरी वैल्यू में नहीं कवर किया जा सकता। भले मेरा 15 करोड़ का इंश्योरेंस भी होगा, बट 15 करोड़ दे देने से भी इससे मेरे लाइफ की भरपाई नहीं हो सकती, और इसीलिए ये कभी भी इंडेमनिटी नहीं होते। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेमनिटी नहीं होते, क्योंकि लाइफ की कभी भरपाई नहीं हो सकती, बट बाकी चीजों की भरपाई हो सकती है, और इसीलिए बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको इंडेमनिटी में रखा जाता है। ठीक है, सो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। इसमें जो व्यक्ति इंडेमनिफाई करने का वादा कर रहा है इसको हम बोलते हैं इंडेमनिफायर, और जिसको इंडेमनिफाई करने का वादा किया इसको हम बोलते हैं इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। तो ऐसे जितने भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान से बचाने की या नुकसान के भरपाई करने का वादा कर रहा है, वो सब इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, भाई वो तेरे बारे में पूछ रही थी, अब वो बोलता है अरे नहीं ऐसा थोड़ी है, वो आप बोलते हैं अरे नहीं नहीं सच में, तू जा बात तो कर, अगर कुछ भी होगा, अगर लाते पड़ेगी तो मैं देख लूंगा। तो ये क्या इंडेमनिटी है, दैट मीन्स लाते पड़ेगी तो जो भी खर्चा वर्चा है मैं देख लूंगा, तो आप उसको इंडेमनिफाई करने का वादा कर रहे हैं, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। ठीक है, सो ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि तुम ये कार्य करो और अगर कोई नुकसान होगा तो मैं भरपाई कर दूंगा, वो भी इंडेमनिटी में आता है। जैसे कभी समझो आपने कैप्स में चेक दिए थे एक, और वो चेक ट्यूशन क्लासेस के लिए समझो 20,000 रुपए का एक चेक दिया आपने, अब वो चेक हमारे से गुम गया। अब गुम गया, हम आपको बोल रहे हैं कि एक दूसरा चेक दे दो, एक और चेक दे दो, लेकिन आपको एक रिस्क है, आपको डर है कि आप दूसरा चेक दोगे और दोनों चेक क्लियर हो गए तो, क्योंकि हो सकता है कि वो चेक गुमने के बदले किसी ने चोरी कर लिया हो, वो एनकैश करा लेगा, और दूसरा चेक आप दोगे वो भी एनकैश हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको एक डर हो सकता है कि यार 2 बार पेमेंट हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कैप्स को कि देखो हम दूसरा चेक तो देते हैं, लेकिन आप हमको एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट भर के दो, एक इंडेमनिटी बॉन्ड भर के दो। तो उसमें आप हमसे लिखा के लोगे कि आप हमको दूसरा चेक दे रहे हो, लेकिन अगर दोनों चेक पे पेमेंट हुआ तो हम आपको एक बार का पैसा वापस कर देंगे। सो ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो इंडेमनिटी बहुत जगह दिखती है आपको, बेस्ट एग्जांपल इंश्योरेंस है, बट लॉस ऑफ चेक भी एक प्रकार से वहां भी इंडेमनिटी हो सकती है। शेयर सर्टिफिकेट गुम गया मेरा, शेयर सर्टिफिकेट गुम गया, मैं कंपनी को बोल रहा हूं दूसरा एक डुप्लीकेट दो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने बेच दिया होगा शेयर और झूठ बोल रहा हूं गुम गया, तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए कंपनी का एक रिस्क होता है, 2 जन शेयर सर्टिफिकेट लेके आ जाएंगे, एक को मैंने अभी बेचा, फिर दूसरा डुप्लीकेट लेके एक और को बेच दूंगा, दोनों इनोसेंट है, दोनों कंपनी के पास जाके बोलेंगे मैं शेयर होल्डर हूं, तो कंपनी की तो दिक्कत हो जाएगी। तो कंपनी मुझको बोलेगी कि शर्मा जी हम डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तो देते हैं, लेकिन अगर दोनों सर्टिफिकेट पे क्लेम करने आएगा कोई तो आपको नुकसान की भरपाई करना पड़ेगा। सो ये कहलाती है इंडेमनिटी। तो बहुत जगह होती है इंडेमनिटी, बेस्ट चीज जो आपको ज्यादातर देखने को मिलती है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है, सो इसमें ये लोग वादा करते हैं, प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस, नुकसान से बचाने की बात करते हैं। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है, जैसे यहां पे मैंने कार का एग्जांपल लिया, गोडाउन वगैरह हो सकता है, मूवेबल इमूवेबल सब प्रकार की प्रॉपर्टीज की इंडेमनिटी हो सकती है। सो बेसिक कुछ पॉइंट्स में पढ़ रहा हूं जिसके लिए आपको बुक की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में दिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए हम सेक्शन नंबर 124 से 147 देखने वाले हैं, जिसमें 124 ये बेसिक इंडेमनिटी की डेफिनेशन बताता है। डिक्शनरी मीनिंग, अगर आप डिक्शनरी उठा के देखोगे तो इंडेमनिटी का मीनिंग निकल के आता है सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और अदर फाइनेंशियल बर्डन, और टू मेक गुड द लॉस, नुकसान की भरपाई करना। तो बचाना या नुकसान की भरपाई करना, इसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी, कि अगर किसी का नुकसान हुआ भी तो वो नुकसान की हम भरपाई करके दे देंगे। लेकिन ये तो हो गई डिक्शनरी डेफिनेशन। जो डेफिनेशन यहां पे दी गई है ये डेफिनेशन बहुत नैरो है। अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे ना
ये बहुत ही कम चीजों को कवर करती थी। सो जब ये कानून बनाया गया था उस टाइम पे डेफिनेशन बहुत ही नैरो थी। सो इंडेमनिटी को डिफाइन किया है अ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले तो बोला है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस करता है, हाँ बुक की जरूरत नहीं है, आप बाद में भी ये सिर्फ मार्क ही कर रहा हूं मैं। सो एक पार्टी प्रॉमिस करता है टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस, दूसरे को बचाने का, टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। जैसा कि हमने डायग्राम में भी लिखा, हम क्या बोल रहे हैं कि ये प्रॉमिस कर रहा है टू सेव फ्रॉम लॉस। सो नुकसान से बचाने की या नुकसान की भरपाई करने की वो बात करता है। लेकिन डेफिनेशन नैरो क्यों है? क्योंकि आगे लिखा है कॉज्ड बाय हिम by the conduct of the promiser himself or by any conduct of other person, by the conduct of any other person। यानी यहां पे जब आप इंडेमनिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, बहुत नैरो है। यहां पे वो लॉस कवर होता है जो इंसान के कारण होगा, क्योंकि डेफिनेशन बोलती है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे को कि तुमको जो लॉस होगा बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ, मेरी वजह से या किसी अन्य व्यक्ति की वजह से, वो मैं भरपाई करके दूंगा। सो व्यक्ति के कारण लॉस होगा तो वो भरपाई होगी। सो पहली बात ये लिखी थी इसमें। तो इससे एक दिक्कत पैदा हुई कि इसमें फिर नेचुरल कैलेमिटी से लॉस होगा तो वो कवर नहीं होगा, एक्सीडेंट हो गया वो कवर नहीं होगा, ऐसी चीजें जिसमें इंसान का कोई संबंध नहीं है वो कवर नहीं होगा। लेकिन हमारा इंटेंशन ये नहीं था और इसीलिए इसके ऊपर बाद में क्लैरिफिकेशन आया। डेफिनेशन चेंज नहीं की गई, डेफिनेशन आज भी यही लिखी हुई है, लेकिन जो लॉ कमीशन है, जो कानून बनाते हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू किया। क्लैरिफिकेशन में उन्होंने बोला कि भले इंसान के कारण नुकसान नहीं भी होगा तो भी भरपाई करने की जिम्मेदारी है। जैसे अर्थक्वेक आ गया और अर्थक्वेक में पूरी कार जो है वो जमीन के अंदर चली गई, ऐसे केस में भी नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी रहेगी। तो ये चीज डेफिनेशन कवर नहीं करती, लेकिन ये चीज बाद में फिर लॉ कमीशन ने क्लैरिफाई किया, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पूरा आगे दिया हुआ है, ये सब चीजें समझाई हुई है। तो यहाँ पे डेफिनेशन खत्म नहीं हो रही। तो वैसे डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, बट हमने उसको माना है कि वो एग्जॉस्ट नहीं होती। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर पूरा रिपोर्ट दिया था, तो ये देखेंगे अपन। तो इसमें कितनी पार्टीज होती है? सबसे पहले तो दो पार्टीज होती है, एक इंडेमनीफायर, दूसरा इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। तो दो पार्टीज, द पार्टी हु प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई, जो वादा करती है, और सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस इज नोन एज इंडेमनीफायर। एंड द पार्टी हु इज प्रोमिस्ड, जिसको वादा किया गया है, टू बी सेव्ड अगेंस्ट द लॉस इज नोन एज इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, तो ऐसा है। एक सेकेंड, FIER है, मुझे लग रहा था इंडेमनीफायर, तो वो आग वाला फायर नहीं है ना, FIER। ठीक है, FIRE नहीं है, मुझे लग ही रहा था तभी, बट मैंने बोला चलो आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। होता है ऐसा कभी कभी, ये सब व्हाट्सएप के कारण हो गया। पहले मेरी स्पेलिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, बट फिर ये व्हाट्सएप ने ऑटो करेक्ट वगैरह ला लिया तो अपन ध्यान ही नहीं देते, तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो पहले नहीं होती थी, पहले मैं पूरा लिखता था। अब फिर वो व्हाट्सएप के कारण वो के लिखते, सिर्फ के लिख दिए, लिख दिए, तो ऐसी आदत हो गई। उसके कारण स्पेलिंग मिस्टेक होती है आजकल। ठीक है, इंग्लिश अच्छी है मेरी, ऐसा नहीं है, तो बहुत ही अच्छी। पहले तो मैं जब स्कूल में था तो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही तेज बोलता था मैं। एक बार टीचर ने बोले थे इंग्लिश बोल के बताओ, तो मैंने इंग्लिश 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 बहुत तेज बोला, धाड़ धाड़ धाड़, बहुत ही तेज था मैं। ठीक है, तो हाँ, तो इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। अब वैसे मैं ये पढ़ा तो रहा हूं, मैं बता दूं इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट पे ज्यादा सवाल नहीं आते। आपका मेन जो टॉपिक है दैट इज गारंटी। इंडेमनिटी यहीं खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इंडेमनिटी खत्म हो जाता है। बस 1.5 पेज का टॉपिक है, 1.5-2 पेज का। तो इंडेमनिटी यहीं खत्म हो जाता। बाकी पूरा जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा गारंटी के ऊपर चर्चा करेंगे। इंडेमनिटी में ज्यादा कुछ नहीं है, इंडेमनिटी इतना ही है, सिर्फ थोड़े से और कुछ चीजें पढ़ना है हमको। जैसा मैंने अभी बताया कि लॉस की भरपाई होगी, नुकसान की भरपाई। तो कौन कौन से लॉस? तो इसमें लिखा है कि एक डैमेजेस,
डैमेजेस की भरपाई होगी। तीन चीजों की बात करता है, प्रोमिसेस टू सेव फ्रॉम लॉस। और ये लॉस जब हम बोलते हैं तो लॉस में पहली चीज आती है ऑल डैमेजेस। जो जनरल इंडेमनिटी होती है सबसे बेसिक फॉर्म, इसमें डैमेजेस को रीपे करने की बात होती है। दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ सूट। जैसे मेरे घर पे शादी है, मैं सूट सिलवाने जा रहा हूं, उसका खर्चा है, आप बोलते हैं सर वो खर्चा मैं दे दूंगा। ये जैसे आपकी शादी है, नहीं वो नहीं, ये वो वाला सूट नहीं है, ये केस फाइल करने वाला सूट है। ठीक है, तो ठीक है, कभी कभी ऐसे पांचट जोक मारता हूं मैं, होता है ना, शादियों में भी तो होता है। लेकिन दोस्त की शादी है, वो बोलता है भाई तेरे को सूट सिलाना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ यार पैसे नहीं है, वो बोलता है तू सिला तो पैसे मैं दे दूंगा, इंडेमनिटी। तो नहीं है, ऐसी नहीं है। ठीक है, तो खैर मेरे दोस्त तो ऐसे खुद भी नहीं सिलाते, भाई मैंने खुद ही किराए से लाया हूँ। नहीं, एक्चुअल में मेरा दोस्त है, अभी कल ही उसकी एनिवर्सरी थी, तो उसने अपने शादी में सब चीज किराए से लेके आया था, इवन शेरवानी वगैरह सब किराए से लाया था। गुज्जू भाई है वो, तो उसने किराए से, वहां मिलता है, गुजरात में जाके शादी हुई थी, वहां पे किराए से ही चलता है बोले। सो सब जगह के स्टेट में अलग अलग चलते हैं, जो गुजराती होंगे उनको शायद पता होगा, और गुजरात में ऐसा होता है, क्योंकि इतनी महंगी 25-30 हजार की शेरवानी खरीदो, उससे अच्छा 2,500-3,000 4,000 किराया दो, एक बार पहनो वापस कर दो। तो वैसे भी दूसरी बार पहनने में कभी आती नहीं वो चीज, तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार पहनेंगे, इतनी महंगी चीज लेके लोग ले लेते हैं। तो अपने तो भी कपड़े थोड़े सस्ते होते हैं, जो दुल्हन रहेगी उसके कपड़े एकदम ही महंगे, पता लगेगा 70,000 का लाचा लेके आ गए, पहनना ही नहीं हुआ कभी बाद में। तो ऐसा होता है एक्चुअल में, तो इससे अच्छा है किराए से लेके आ जाओ 7,000 रुपए में। सो लेकिन रहता है ना, अपने को जमता नहीं, अपने को लगता नहीं यार अपने शादी का है, रहना तो चाहिए, ऐसा है। तो ठीक है, कोई बोलेंगे सर दुल्हन किराए से नहीं होनी। इतना ज्यादा नहीं। चलो आप आगे आगे बढ़ते। सो तो प्रोमिसेस टू सेव फ्रॉम लॉस में पहली चीज आती है ऑल दी डैमेजेस, नुकसान, जैसे कि कार का एक्सीडेंट हो गया, नुकसान है, या फिर कॉस्ट ऑफ सूट, केस फाइल करने का खर्चा, कि किसी को हम बोल रहे हैं तू भाई केस तो फाइल कर, जो खर्चा लगेगा मैं दे दूंगा। सो ये कहलाता है अगेन इंडेमनिटी। या कोई और तेरे पे एक्शन लेगा तो डिफेंड करना, और उसका खर्चा मैं दूंगा। जैसे मैंने किसी को बोला ये प्रॉपर्टी ले ले, वो बोलता है यार इसमें तो डिस्प्यूट लग रहा है, मैं बोलता हूं ठीक है अगर आगे वाला केस फाइल करेगा तो मैं खर्चा उठा लूंगा। तो ये भी एक प्रकार की इंडेमनिटी है, ये भी किया जा सकता है। सो कॉस्ट ऑफ सूट। और तीसरा कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। कभी झगड़े चल रहे हैं दो पार्टी के बीच में, मैं बोलता हूं कि भाई तू एक काम कर, कॉम्प्रोमाइज करवा ले, और जो भी कम मिलेगा उतना मैं पे कर दूंगा। सो ऐसा होता है कभी कभी, मेरा कोई फ्रेंड है, दोनों तरफ फ्रेंड है, तो एक जन को बोलता हूं भाई इतना ले ले और बाकी पैसा मैं दे देता हूं। सो इस प्रकार से अगर कॉम्प्रोमाइज भी किया जाएगा तो यहां पे भी इंडेमनिटी हो सकती है। लेकिन यहां पे दोनों जगह एक तकलीफ है, कॉस्ट ऑफ सूट और कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट में। आपको पता है कि भाई शर्मा जी पैसे दे देंगे सूट फाइल करने के, तो आप जानबूझ के जबरदस्ती का खर्चा करोगे, महंगा वकील लेके आओगे जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो जो आपको जो जरूरी नहीं भी है वो भी खर्चा कर सकते हो। और इसीलिए यहां पे रूल ये बोलता है कि आप उतना ही खर्चा करोगे जितना एक प्रूडेंट व्यक्ति करता है खुद के केस में अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। अगर आप उतना खर्चा करते हो तो उतने की इंडेमनिटी होगी, लेकिन जबरदस्ती का अनाप शनाप खर्चा करोगे तो नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज वैसे हर जगह लगती है। जैसे मैंने अगर कोई गोडाउन का इंश्योरेंस कराया अगेंस्ट डैमेज, कल चलकर आग लग रही है, तो मेरा काम है कि वो आग को रोकना, कम से कम नुकसान हो ये ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं आग लगने दे रहा हूं, जलने दे रहा हूं गोडाउन को, एंजॉय कर रहा हूं, सेल्फी खींच रहा हूं गोडाउन ऑन फायर, तो ऐसे केसेस में अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं कार्य, तो फिर इंडेमनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा काम है कि मुझे यहाँ पे प्रूडेंस का प्रिंसिपल यूज करना चाहिए, प्रूडेंट रहना चाहिए। एक रीजनेबल व्यक्ति जिस प्रकार से खुद के केस में करेगा कि अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं बचाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई नुकसान हो रहा है, पता है पैसा मिल जाएगा तो जलने दो प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि केस फाइल करना है बट अपने को पता है पैसा मिल जाएगा तो लगने दो खर्चा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे
प्रूडेंस का प्रिंसिपल भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो भी खर्चा कर रहे हैं दैट शुड बी रीजनेबल अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। आप जो खुद के लिए खर्चा करते हैं उतना ही खर्चा होना चाहिए, जबरदस्ती का खर्चा करोगे तो नहीं चलेगा। सो ये एक पॉइंट है, बस इतना रीड करते हैं और आपको मैं नोट्स भेजने बोल देता हूं। अब आ गए होंगे अब तक। वैसे मैंने कल ही बोल दिया था, पता नहीं क्यों इतना लेट हुआ, ऐसा होता नहीं है। चलो ठीक है। सो क्या क्या चीजों की इंडेमनिटी हो सकती है? तो सेक्शन 125 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन, तो लेज एक प्रकार की चिप्स जमीन पे नहीं गिरी है, वो नहीं है। दैट इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट फ्रॉम इंडेमनीफायर तीन चीज। पहला, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर। तो सूट का भी पैसा हो सकता है या कोई नॉर्मल डैमेजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि कार का है, एक्सीडेंट हो गया वो भी डैमेज है, अगर एक प्रॉपर्टी है आग लग गई वो भी डैमेजेस है, या फिर कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन सच सूट्स प्रोवाइडेड ही एक्टेड प्रूडेंटली और विद द अथॉरिटी ऑफ इंडेमनीफायर एंड ऑल द सम्स ऑन कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट which he may have paid upon compromise of suit, provided again compromise should be prudent or with the authority of the indemnifier. इलस्ट्रेशन में एक और एग्जांपल दिया है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक्स है, शेयर होल्डर है, इसने अपना शेयर सर्टिफिकेट गुमा दिया, ये दूसरा शेयर सर्टिफिकेट मांगता है डुप्लीकेट। कंपनी बोलती है ठीक है हम दूसरा शेयर सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन एक्स विल have to compensate the company against the loss अगर होल्डर ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आता है तो। there is a contract of indemnity between X and the company। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ बातें अभी बची हैं बट ये हम अगली क्लास में देखेंगे। ये भी एक पढ़ लो इलस्ट्रेशन। P is the owner of house, एक मकान का मालिक है, तो ये नॉर्मल इंश्योरेंस वाला है। He goes to Q, an insurer, and asks him to insure his house. P pays the premium and Q promises to save P from loss. This is a contract of indemnity. P is called the indemnity holder and or indemnified and Q is called as the indemnifier. ठीक है, फिर अगली क्लास में हम ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। इन पे क्वेश्चन आने के चांस वैसे बहुत कम है बट फिर भी हम ये देख लेंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं और अगली क्लास में अपन आगे की चर्चा करेंगे। चलो, थैंक यू।